नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा क्लास है वो इस पर है कि स्थलाकृतियों के जो विभिन्न स्वरूप बनते हैं, जिसे हम भूदृश्य कहते हैं, लैंडस्केप, उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो मुख्य तौर से आज हम देखने वाले हैं पर्वत। पर्वत में आप विभिन्न प्रकार देखेंगे, ज्वालामुखी, ब्लॉक, अवशिष्ट, वलित। आप पठार देखेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पठार होते हैं, गुम्बद आधार के, पुराने, युवा, ये सब थोड़े प्रकार हैं। आप देखेंगे मैदान, आप देखेंगे रेगिस्तान, और लास्ट में आप थोड़ा सा देख लेंगे द्वीप। इसके बारे में तो मैं चर्चा हालांकि पहले किया हूँ। द्वीप एवं द्वीप समूह, आर्किपेलागो। तो मुख्य तौर से आज का हम क्लास कहें तो काफ़ी कुछ है ये याद करने वाला। अगर आप ध्यान से दें, बहुत कम कॉन्सेप्ट के तरीके से है जिसको आपको समझना है। नहीं तो मोस्टली ये है कि आपको जानकारियाँ याद करनी है। अगर पीसेस की दृष्टि से देखें तो पूछेंगे माउंट किलिमंजारो कहाँ है, रॉकीज इंडीज किस तरह का पर्वत है, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, हिमालय कैसा है, आपसे तरीके पूछेंगे। और जो विभिन्न द्वीपीय समूह हैं वो कब बने थे, उनका फॉर्मेशन किससे हुआ था, यानी आपसे वो कहीं ना कहीं वन लाइनर जानकारी जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम में वैसे वे आपसे अपेक्षा करेंगे। तो इसीलिए हम डिफिनीशन चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को लिस्ट दी जाएगी जिसमें आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा। शुरू करते हैं पहले पर्वत या पहाड़। पर्वत या पहाड़ जिसे कहते हैं माउंटेन्स। जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पे स्थल जल, महाद्वीप, महासागर, दूसरे नंबर की जो प्रमुख भूदृश्य आता है वो आता है पहाड़ या पर्वत। ये क्या है? एक तरीके से ये हाईलैंड हैं या उच्च भूमि हैं जिनमें क्या है, इनका स्लोप है, जो ढलान है काफ़ी स्टीप है, काफ़ी खड़ा है, ऐसे काफ़ी स्टीप है। और दूसरा इनकी कुछ पीक्स हैं। ये एक लाइन के रूप में अरेंज हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं, आप सोचेंगे श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। तो माउंटेन्स अरेंजमेंट इन लाइन इज कॉल्ड रेंज। हिमालय जैसे एग्जाम्पल के लिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला कई सौ किलोमीटर तक होती है, कई सौ। हिमालय का तो 1000 किलोमीटर तक विस्तार है। तो कई हिमालय पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। विंध्यन रेंज कहते हैं जिसे, ये भी एक रेंज है। अब इसके देखते हैं हम टाइप्स। टाइप में एक होते हैं फोल्ड माउंटेन, जिसे कहते हैं हम वलित पर्वत। नंबर 2 ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। नाम से ही आपको पता चल रहा है। एक होता है वोल्केनिक, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। नाम से आपको पता चल रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं फोल्ड की तो यानी कि कुछ ऐसे परत फोल्ड हुआ होगा, कुछ ऐसे मुड़ा सा होगा, ऐसे हुआ होगा। फोल्ड से आप समझ रहे हैं ना, ऐसे कुछ होगा, ऐसे। तो इसी को हम कहते हैं ब्लॉक में। आप समझ रहे होंगे कि कोई ब्लॉक ऐसे निकला होगा। पर्वत
ऊपर की स्थिति है, पर्वत है, यानी ऊपर गया होगा तो मे भी कोई ब्लॉक ऊपर चला गया हो, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। वोल्केनिक सीधी सरफेस है। इकाई किस्म से इसे उद्गार होगा ज्वालामुखी इरप्शन, जो समय से बताता था कि इसे जा रहा होगा, फिर उद्गार हुआ होगा, फिर उद्गार हुआ होगा, फिर उद्गार हुआ होगा, फिर उद्गार ऐसे मतलब बढ़ा होगा इनका साइज, ऐसे रहा होगा। तो आप देख रहे हैं यही मुख्य चीज़ है, वलित, ब्लॉक, ये जो ऊपर उठा भाग है इसी को हम बोलते हैं, ऊपर अगर उठ गया, जाहिर सी बात है दो नीचे धस जाएंगे बगल वाले, तो ऊपर जो उसको हास्ट बोल दिए और नीचे वाले को हम बोल दिए ग्रैबन। ये देखो शंक्वाकार होते हैं, और ये देखिए हम कहें कि ये सिलवट, ये देखो ऐसे, इसको आप सुने होंगे साड़ी में वैसे कपड़े में सिलवटें बनती हैं, यानी परतें काफ़ी बन रही हैं, तो ये सिलवट कही जाती हैं। ये मुख्य अंतर है, आप लोग एक नज़र ऐसे सामान्य रूप से डाल लीजिए इन पर्वतों में मुख्य तौर से क्या डिफरेंस। अब एक एक करके हम बात कर लें थोड़ी सी। नंबर 1, वलित पर्वत, जिसे हम कह रहे हैं फोल्ड माउंटेन। सुन लीजिए इनके बारे में। मुख्य रूप से ऊपर उठी हुई मुड़ी हुई तलछटों चट्टानों से बनी पर्वत श्रृंखला को वलित पर्वत कहते हैं, यानी कि माउंटेन रेंज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ अपलिफ्टेड फोल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स और कॉल्ड फोल्ड सेडिमेंट्री। क्यों? अब देखिए इसको समझिए, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ। हिमालय रीजन में आप नज़र डालिए, कह सकते हैं ये हो गई एक प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। वास्तव में जब हम प्लेट विवर्तनिकी से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये प्लेट इंडियन प्लेट जो है, भारतीय प्लेट धंस रही है। ये है एशियाई प्लेट या यूरेशियन प्लेट। अब ये जब नीचे धंस रही है तो जाहिर सी बात है नीचे धंसेगा तो इसका जो ऊपर का मलबा रहेगा इसको ऊपर उठाएगा, ये हल्का होगा या नीचे जाएगा, पिघलेगा, गर्म होकर, यानी पिघला, गर्म हुआ, फिर ऊपर उठेगा। कोई भी हल्की चीज़ ऊपर उठेगी तो ये ऊपर उठेगी। अब ये ऊपर उठेगी इधर पिघल करके इधर, तो पीछे की तरफ तो पठार बन रहा है। ये जो रगड़न हो रही है आपस में दोनों चट्टानों के द्वारा आपस में जो मिल रही है, तो ये इसी पे इसे हम कहें अध्यारोपित होती जा रही है, ऐसे इस पे ऐसे लदती जा रही है, हम कह सकते हैं ऐसे विभिन्न परतों के रूप में। बस यही है वलित पर्वत और कुछ नहीं है, यही है आपका वलित पर्वत। यही इस रगड़न से उसके पीछे एक पठार निर्मित हो जाता है, चूँकि वो जो गर्म होकर चट्टान निकल रही है तो लावा सब बाहर निकल जाएगा, तो ये पठार है। तो अगर देखेंगे आप तो ही है हिमालय पर्वत। पठार चूँकि लंबी सतह में हो जाएगा, इसमें चोटियाँ मुख्यतः नहीं होती हैं, तो ये पीछे की तरफ बनता है हमेशा, वलित पर्वतों के पीछे की तरफ ये हिमालय पर्वत है। यानी कि ये देखिए दो महाद्वीपीय प्लेट हैं, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। अगर देखेंगे इसके पहले भारत तो एक यहाँ महासागरीय प्लेट थी, वो पूरी की पूरी नीचे समा गई है, पूरी की पूरी। देखो दो महाद्वीपीय प्लेट में टक्कर होने के लिए बीच में जरूर एक महासागरीय प्लेट रहेगी, मतलब महासागरीय प्लेट रहेगी। अब ये एशियन या यूरेशियन है, ये इंडियन प्लेट है, इनका टक्कर कब होगा? दो प्लेट, अगर भाई दो प्लेट नाम ही पड़ा कि बीच में एक महासागरीय प्लेट थी, ये पूरी की पूरी प्लेट खत्म हो गई है, इसके नीचे चली गई है। इसीलिए मैक्सिमम राइज है हिमालय की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय चोटी, इसीलिए कि इसके नीचे पूरी की पूरी एक महासागरीय प्लेट नीचे चली गई है, ख़त्म सी हो गई है, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा उभार है, ये लुप्त हो गई है। इसलिए हिमालय इतना दुनिया में सबसे ऊंचा यहाँ पर है, 8,848 इसकी जो उच्चतम चोटी है, एवरेस्ट आप जो पढ़ते हैं, इसीलिए मैक्सिमम हाइट की है। तो ये है वलित पर्वत। When two plate moves together, the movement of two plates forces sedimentary rocks upward into a series of fold। आपको बताया ना धीरे धीरे इसके नीचे जा रहा था, तो ऐसे एक परत बना, रगड़ से एक परत, दो परत, ऐसे ऐसे बन रहा था।
इसी से फोल्ड माउंटेन बना। वास्तव में ये जो चट्टानें होती हैं ये सेडिमेंट्री होती हैं। आपको सेडिमेंट्री याद होगा, अवसादी, सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें वास्तव में, क्योंकि ये ऊपर वाली परत है तो इससे बनता है बलित पर्वत। समझ गए होंगे मुझे लगता है आप। दूसरे पे आते हैं। अच्छा, इससे प्रमुख एग्जाम्पल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है भाई आज के क्लास में डिफिनेशन तो कम पूछता है, पीछे से एग्जाम्पल ज़्यादा। तो उदाहरण आप लिख लीजिए, पर्वत और देश। देश तो नहीं, आप पर्वत का नाम लिखिए, हटाइए, वो आप खुद समझ आएंगे मैप पे। सिंपली हिमालय। ध्यान रखना, दुनिया में जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, मैक्सिमम उसमें वलित ही हैं। हिमालय, अरावली रेंज, देखो रेंज में होता है क्योंकि लगातार जहाँ चट्टानें एक के नीचे दूसरी चट्टान जा रही है वहाँ ऐसे पर्वतों का फॉर्मेशन, इसलिए रेंज दुनिया में। आल्प्स यूरोप में देखेंगे, एंडीज दक्षिण अमेरिका, राकीज बोलते हैं जो कि श्रृंखला है, यूराल जो रूस जो एशिया यूरोप की एक तरीके से सीमा संनिर्मित करता है, यूराल। इनका नाम याद रखिएगा कि ये बलित पर्वत हैं। बस आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ब्लैक पर्वत। ब्लैक, जैसे आपको मैं पहले ही बताया था कि ब्लैक पर्वत का मतलब क्या। ये इन सब का हम कहें जितना भी हम पर्वत के बारे में पढ़े हैं सब आंतरिक बल का परिणाम, आपको तो पहले ही बताया गया है, आंतरिक बल का परिणाम है। कुछ पर्वत हैं जो उसका नहीं, अभी आपको बता दिया जाएगा। जैसे अवशिष्ट पर्वत, यानी कि अपरदन अपक्षय से निर्मित हुए, खत्म से हो गए हैं, नाम ही अवशिष्ट, तो आंतरिक बल से नहीं बाह्य बल से होते हैं, तो आंतरिक बल के परिणाम में पर्वत। अब ब्लैक पर्वत जैसे बताया, जब चट्टानों में तनाव सा होता है तो उसमें भ्रंश आता है, फॉल्ट आता है। तनाव कैसे आ सकता है आप तो समझ जाएंगे, तनाव कैसे आ सकता है। इसको लेते हैं ये, अगर हम कहें कि ये चट्टान है, देखो तनाव कैसे कैसे आ सकता है। तनाव आ सकता है कि इसमें खिंचाव हो, एक टेंशन आ सकता है कि इसमें कंप्रेशन हो, दबाव हो। एक आ सकता है कि यहाँ नीचे से कहीं जोड़ बीच में लग रहा हो। एक आ सकता है कि और कहीं लग रहा हो बल, प्रतिक्रिया बल। यह हो सकता है कि यहाँ पर प्रेशर तो ऊपर से कम पड़ने की संभावना है, तो इस स्थिति में तनाव होगा। तो अगर तनाव हुआ तो जाहिर सी बात है या तो ये ऊपर चट्टान जाएगी या नीचे जाएगी। अगल बगल में सेम डेंसिटी है तो इधर उधर जाने का तो बड़ा कम चांसेस है, तो उससे पर्वत का निर्माण नहीं होगा। अगर ऐसा कोई डिफॉर्मेशन होगा तो या तो ऊपर जा सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो वही तनाव के कारण क्या होता है, जब तो उसमें फॉल्ट लाइन क्रिएट होते हैं। आप जानते हैं दरार सी होगी। अब उन्हें हम कहें कि दरारों के निकट में दो जगह ऐसे दरार अगर पड़ा, एक दरार यहाँ पड़ा, एक दरार यहाँ पड़ा, तो ये ज़्यादा संभावना है कि दरारों के निर्माण में कि अब ये वाला ब्लॉक या तो ऊपर उठ जाएगा या नीचे उठ जाएगा। अगर ये ऊपर उठ जाएगा तो बगल वाले दोनों ब्लॉक नीचे आ जाएंगे, अगर ये नीचे गिरेगा तो इसके ब्लॉक यानी कि उठ जाएंगे, क्योंकि मेंटेन करना है डेंसिटी वह स्थिति। इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम साधारण बात है हम कहें तो। अब ध्यान से देखिए, तो वही जब दो लगभग हम कहें कि when the land between the two almost parallel faults this one is raised above the adjoining areas it forms a black mountain। आपको बताया कि अगर ये क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा तो ये कैसा लगेगा। अब इसका शक्ल देखिए आप लोग, चमक ये दमक फूल मनसी महक। अब देखिए कैसा लगेगा अगर इसमें उठा, ये है।
अगर उठ जाएगा ये, तो ये इतना एरिया ऊपर उठ गया तो बगल वाला तो वैसे ही गिरा प्रतीत होगा। अगर आप ध्यान दें तो अगर ये उठ गया तो ये बगल वाला अपने स्थान पे भी रहे तब भी गिरा प्रतीत होगा। तो इसी को कहा जाएगा, ये जो उठा हुआ भाग है इसको हम कहते हैं होस्ट, HORST, होस्ट। और इसको कहते हैं, अभी आपको पहले भी बताया था, ग्रैबेन। नाम याद रखिएगा, बस नाम याद रखिएगा। अब उदाहरण कुछ लिख लीजिए आप। उदाहरण में है एक राइन घाटी, राइन वैली, तो यूरोप में है राइन वैली। एंड वोसगोस माउंट पर्वत है, ये भी यूरोप में। तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब आता तीसरा नंबर। हमने देखा ब्लैक पर्वत, वलित पर्वत, एक आता है ज्वालामुखी पर्वत। आपको एग्जाम्पल से इसीलिए कहा जाता है, अगर शुरुआत में आप बताते तो आप वो समझ रहे होंगे खुद ही। ज्वालामुखी पर्वत, इसमें ध्यान दे रहे हैं, ये वाला फिगर। ज्वालामुखी इरप्शन से, जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पिघला हुआ चट्टान पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, व्हेन द मॉल्टन रॉक मटेरियल इजेक्टेड टू द अर्थ सरफेस, और इसे लावा का उद्गार हुआ। ये जो कहें लावा उद्गार, यही, और बाहर आएगा तो भाई जम जाएगा। इसी के जमाव से जो निर्माण होगा, इस होल के, जिसे हम होल कहते हैं, ज्वालामुखी होल जो पाइप है, इसी से पर्वत का निर्माण होगा। और ये शंकु रूप में होता है, शंकु आकार में मोल्टन रॉक्स का डिपोजिशन या जो जमाव हो रहा है, तो शंकु का आकार होगा, आप समझ गए हैं। लगातार जब हम कहें कि इजेक्शन होता है वोल्केनिक इरप्शन से, तो इसी से इसकी हाइट बढ़ती जाती है। सिंपल सी बात है, हाइट इंक्रीज होती है। अरे भाई, एक बार हुआ उद्गार तो यहाँ तक आया, फिर दोबारा होगा तो ऊंचाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी उस जमाव से। इसका कुछ उदाहरण है, सिंपल, आपको क्रिया समझनी है और उदाहरण याद रखना है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसका देखिएगा कि इनका पोजीशन क्या है, उस दिन हम चर्चा किए थे। कोटोपैक्सी, किलिमंजारो। दूसरा माउंट फुजियामा, ये है जापान। तो इसका ये उदाहरण, एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब एक जो प्रकार आता है, मुख्य रूप से कहें, वो आंतरिक बल से नहीं निर्मित होता है, बाह्य बल का ही परिणाम है, जिसे हम अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि रेजिडुअल, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन। ये वही कि जो पर्वत निर्मित हो चुके हैं, तो जो अपक्षय अपरदन का परिणाम है। अपक्षय अपरदन का परिणाम, अपक्षय अपरदन आप समझ रहे होंगे अच्छे से। व्हाट इज दिस? ये है क्या? टूटना फूटना। ये है इन टूटे फूटे मलबों का परिवहन। तो दोनों को एक साथ पढ़ने में मजा आता है। अपक्षय या टूट फूट हुआ, अपरदन ने बहा के ले गया, यहाँ डिपॉजिट नहीं किया है। तो ये है, अगर हम देखें कि पृथ्वी की परत पे लगातार काम करते हैं अपक्षय अपरदन, तो क्या होगा? जैसे मान लिया कि ये है पृथ्वी की सतह, भाई तुम ही कहाँ इतना आ रहे हो आज, मोहित हो।
ये है मान लिया पृथ्वी की सतह, और इसमें मैं मान लूँ इतना यहाँ एरिया जो है वो, ये एरिया यहाँ पर कठोर चट्टानों का है। ये कठोर चट्टानों मान लिया, यहाँ कहीं कठोर चट्टान थोड़ी सी है, यहाँ कहीं थोड़ी सी है, यहाँ मतलब वो है तो उसके नीचे भी होगा। ये नरम है। ये है पृथ्वी सतह। अब देखो हवा, जल, अपरदन के कार्य यही सब तो हैं। मानव, पशु, वनस्पति, समुद्री लहरें, इन सब ऐसे हिम, वर्षा, ये वन कटाव, इनसे जो है ये अपक्षय पर्दन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, काफी वर्षों में अपक्षय अपर्दन के उपरांत आपको आइडिया कैसा बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा। कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये केवल यही बचेंगे। ये इन्हीं को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत। सिंपल। बगल की ऊंचाई कम हो जाएगी, जो बचेगा उसी को हम अवशिष्ट पर्वत कहेंगे। भारत के संदर्भ में आप पढ़ते हो तो विंध्य रीजन में दक्कन का पठार जो है उसी का हम कह सकते हैं एक नमूना है, अवशिष्ट पर्वत। अब आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर्वतों के नाम दिए गए हैं, केवल उनको समझना, याद कर लेना है। और मैप से देखिए, तो एक तरीके से मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ कि प्रदान की गई लिस्ट में उल्लिखित पर्वतों का एटलस पर उनका स्थान देखकर रिवीजन एवं याद करें। आपको खुद देखना है, उसमें कुछ दिया गया है, एंडीज, रॉकीज, हिमालय, इनके सबसे ऊंचे ऊंचे स्थान कौन से हैं, बर्फयान से है रसिया का, पश्चिमी घाट, सियरा माद्रे, जाग्रोस, एल्ब्रूज, हिमालय, काकेशस, अलास्का, कैस्केड, सब बहुत सरल में दिया है, आल्प्स। तो ये देखिएगा इनका स्थान कहाँ है और ये पर्वत कहाँ है। आइए अब नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। पर्वत हो गया, अब देखते हैं पठार। पठार जिसे हम कहते हैं प्लेट्यू। पठार क्या, पठार जैसे हमको बताया कि प्लेट्यू इज अ सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड कवर अबाउट 30% सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो कवर कितना करता है, कवर्स 30% सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। माउंटेन के बाद सेकंड है, तो ये पठार कहा गया। पठार ये एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इसके बारे में जो जानकारी है, एलिवेटेड उच्च भूमि है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये सबको बताया था कि पर्वत में श्रृंखला होगी, पीक होगी, स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीप होगा, ये फ्लैट लैंड होगा अपने अगल बगल से, जैसे तिब्बत का हम पठार देते हैं। प्लेटू के पास एक या एक से अधिक स्टीप स्लोप हो सकते हैं। अरे भाई, अगर ये टेबल की तरह है तो इधर हो सकता है एक हम कहें कि ढाल, एक ढलान इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मे भी यहाँ ढलान ही ना हो, तो एक से अधिक ढलान हो सकती है। कई हज़ार मीटर तक होते हैं, कई हज़ार मीटर तक ऊंचे, लेकिन पर्वत से कम ऊंचे होते हैं। वो तो आप
खुद ही जान जाएंगे। तो ऊँचे। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये खनिज भंडार से समृद्ध होते हैं। भाई जब अच्छा पर्दन से तो वही बचते हैं केवल खनिज ही, चूँकि घनत्व उनका ज़्यादा होता है मिट्टी के अपेक्षा। खनिज भंडार से समृद्ध होते हैं अधिकांश, तो हम कहें कि दुनिया की मैक्सिमम माइंस इन्हीं रीजन में है। दुनिया की अगर कहें मैक्स माइंस इन्हीं क्षेत्रों में है। अब इनका कुछ वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटू। बहुत नाम इनका है, चलो एक एक करके देखते हैं जल्दी। एक होता है इंटर माउंटेन प्लेटू, अंतर पर्वतीय, नाम ही बता रहा है इंटर माउंटेन। नाम से ही अगर इंट्रा होता तो पर्वत के बीच में तो संभव ही नहीं है। मतलब कि जो हिल्स और माउंटेन से घिरे हों, मतलब ऐसे प्लेटू जो क्या हों, सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स, ऐसे प्लेटू को हम क्या कहते हैं, इंटर माउंटेन। एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं मैक्सिमम लिखने का प्रयास करता भी हूँ। तिब्बतन प्लेटू, कोलंबियन प्लेटू, मैक्सिको का पठार, पेरू, एशिया माइनर, तो ये हैं, नाम याद रखिएगा। क्या ये है इंटर माउंटेन, सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स, इससे घिरे हैं। तिब्बत हिमालय है, देख रहे हो, टकला मकान बदल में जाएंगे। कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, एशियन, यहाँ जो पठार है। आइए अब सेकंड पे आते हैं। एक होता है पीडमोंट, हिंदी में पीडमोंट पठार। ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये पठार जो होते हैं फुट हिल में बने होते हैं, जिसमें अगर हम ध्यान दें कि एक तरफ तो पर्वत श्रृंखला होती है, दूसरी तरफ मैदान, महासागर, ये सब होता है। तो लिखते हैं अगर इसको, यार बड़ा मैं टेंशन में रहता हूँ हिंदी में लिखूँ कि इंग्लिश में लिखूँ। तो विशाल पर्वतों की विशाल इंग्लिश पर्वतों के फुट हिल्स या हम कहें तलहटी में निर्मित। अब विशाल पर्वतों के तलहटी में तो एक तरफ तो विशाल पर्वत हो गया, तो दूसरी तरफ तो लिख लीजिए, एक तरफ पर्वत, दूसरी तरफ क्या हो सकता है, मैदान, महासागर इत्यादि हो सकता है। इसको कहते हैं पीडमोंट। एक तरफ माउंटेन, मोंट स्टिक बना लो, माउंट एक तरफ माउंटेन, और पीड माने पीछे कुछ भी हो सकता है भैया। एग्जाम्पल अपलेशियन जो यूएसए में है, अपलेशियन पर्वत, पैटागोनिया साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, इसके उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। गुम्मद के आकार का डोम शेड प्लेटू,
भाई सब आपको कहाँ गया सब लोग हमारे। गुम्मद के आकार का, गुम्मद के आकार का, तो गुम्मदाकार यही होगा कि जब भूभाग इस प्रकार से उठ जाए, आप सिंपल समझ रहे हैं कि अगर इस प्रकार से उठ जाए भाई कि बीच में उठ गया मध्य भाग और किनारे गोल हो जाए, यही इस तरीके से उभार हो, मोहम्मद बन गया। सिंपल एग्जाम्पल लिख लो बस। छोटा नागपुर का पठार इंडिया में ही है। ओजार्क पठार यूएस। इंडिया में एक और है रामगढ़ पठार। नंबर 3। अब नंबर आ गया 4। बहुत टाइप है भैया। ऐसे महाद्वीपीय पठार है। कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ये क्या होता है कि लावा के फैलने से बनता है। फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू अपलिफ्टमेंट और स्प्रेडिंग ऑफ लावा। लावा फैलने या उभार से बनता है। जंद्रीला पर्वत से दूर पाए जाते हैं। आप इसका एग्जाम्पल लिखें बस। साइबेरिया, साइबेरिया इम्पोर्टेंट है। साइबेरिया का पठार, बाल्टिक, ये सब है। ऐसे आता है हम आपकी तरह कोई युवा पठार भी आएगा। युवा पठार, यंग प्लेटू रिवर। जब नदियां हम खड़ी कटाव करती हैं, संकीर्ण घाटियां बनाती हैं, तो आमतौर पर ढलान से घिरी होती हैं। ये भी एक तरीके से पठार। जब नदियां हम कहें, नदियां खड़ी कटान करें, तो जब खड़ी कटान करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे ढलान, बहुत तीव्र ढलान कहीं ना कहीं होता है। तो इसी को कहते हैं युवा पठार। ये अगर हो गई नदी और ये बगल में हो गया ढलान, इन्हीं को कहा जाएगा युवा पठार। एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोलोराडो पठार यूएसए। इकिडाहो भी वहाँ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। परिपक्व पठार, मैच्योर। देख रहे हो, इसमें भी सब प्रकार होता है। बस अप्लेशियन ये भी है, बस ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ज़्यादा यहाँ जानने की ज़रूरत। परिपक्व का मतलब है पठार बहुत अधिक जब विच्छेदित हो जाते हैं, डिसेक्टेड हो जाते हैं, देयर सरफेस बिकम्स हाईली कोरुगेटेड एंड अंडुलेटिंग सरफेस। तो नुकीली चोटियाँ केवल बची रहती हैं, इसी को परिपक्व कहते हैं। उनकी सतह अत्यधिक नालीदार नुकीली चोटियों से प्रभावित लहरदार सतह बन जाती है। पुराने पठार परिपक्व पठारों के लंबे समय तक कटाव के कारण, तो अगर इनका बहुत दिन तक क्या होगा, कटाव होगा, उनके कटाव से क्या बनेगा, पुराने पठार। एग्जाम्पल रांची का पठार। एक होता है फिर पुनर्जीवित पठार। अरे भैया, अब नाम से पता चला जिसका पुनः उत्थान हुआ हो, तो पुराने पठारों का उत्थान अगर हुआ हो। इसका जो उदाहरण है वो है मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी शायद नज़दीक है अमेरिका में। ऐसे पैटलैंड का, रांची इंडिया। तो ये हो गए पठार। कुछ नाम दिया गया, ग्रीनलैंड पठार, अलास्का पठार, कोलंबिया पठार, इसे आप देख लीजिएगा। आइए हम देख लेते हैं मैदान। मैदान नाम से ही समझ में आ रहा है
कि व्हाट इज प्लेन्स। मैदान, मैदान क्या है? लार्ज स्ट्रेचेज, मतलब दूर तक फैले हुए। लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, इन्हीं को हम कहते हैं मैदान। ये लगभग 200 मीटर से समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं। प्लेन बहुत होते हैं। कुछ मैदान हम कहें अत्यंत समतल हैं, अन्य लुढ़कने वाले, लहरदार। कैसे अपना गंगा का मैदान है तो हल्का सा इसमें आप स्लोप कह सकते हो कि उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों एंड सहायक नदियों द्वारा, एक्चुअली इन्हीं से अपर्दन हो रहा है तो ऊंची खची जमीन, ऊंची खाली ज़मीन बराबर हो जा रही है। पढ़ते हैं आप, जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है गंगा। गंगा से जलोढ़, खादर बांगर आप पढ़ते हो, जलोढ़ लेके आती है अपने साथ में। तो मैदान के प्रकार देखेंगे आप, डायास्ट्रोफिक, पेन प्लेन्स, हिमानी मैदान, कास्ट मैदान, जलोढ़ मैदान, लोएस्ट मैदान, लावा मैदान। सिंपल आपको समझना है कि लावा मैदान मतलब लावा का जमाव, लोएस्ट मैदान मतलब लोएस्ट आपको बताया गया था ना कि एक होता है हिमोड़, आपको अगर याद हो तो मैं बताया था, एक होता है हिमोड़, एक होता है जलोढ़, एक होता है लोयस। अगर ध्यान दें माध्यम इनका क्या क्या है, हिमोड़ हिम, जलोढ़ नदी, लोयस हवा। तो इनका जो जमाव हो, इनके भी जमाव से, इनका जो जमाव होगा तीनों से, तो तीन मैदान तो ऐसे बन गए। इसको कहते हैं हिमानी मैदान, इसको कहते हैं नदियों द्वारा जलोढ़ मैदान, इसको कहते हैं लोयस मैदान। अब देखो तीन प्रकार तो ये हो गए। लोयस, ये कहाँ है एग्जाम्पल? अब चीन में पढ़ते हैं एक रक्त की वैली जैसा निर्माण होता है। एग्जाम्पल इसका चीन में, तुर्कमेनिस्तान में, इसका गंगा चाइना की है, यांगत्सी, नील, वोल्गा, इसका तो बहुत एग्जाम्पल है। जलोढ़ मैदान, हिमानी मैदान, अब जैसे हिम वाले क्षेत्रों में, कनाडा में, स्वीडन में, यहाँ सब हो गया। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 2 3 मैदान तो यही हो गए। चलो एक और लिख लो, कास्ट मैदान। कास्ट मतलब आप समझ रहे हो, बताए थे काट से जो स्टेलबर्ग, इंसलबर्ग ये सब बन रहा है, मतलब चूना पत्थर से बने। तो यहाँ पर चूना पत्थर से बने अगर पठार जो होते हैं, ये भूजल के द्वारा कटाव से कास्ट मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। भूजल द्वारा कटाव मतलब कि ये गला देगा, गल करके बह जा रहे हैं। फिर ऐसे ही होगा आपका एक लावा मैदान। चलो ये लिखवा लो सब, लावा मैदान भाई, लावा से जमा, सिंपल। अब देखो मैदान पठार में लावा से अगर अधिक ऊंचाई हो गई तो ये देखो पठार बन रहा है, कहीं ना कहीं फिर पर्वत बन रहा है, और कम ऊंचाई है मैदान बन रहा है। डिपेंड करेगा कि और उसके जो कंस्टिट्यूएंट है थोड़ा अलग अलग होंगे पदार्थ। हिमानी हो गया, पेनी प्लेन्स होता है, निरंतर कटाव के बाद नदियाँ अपने आधार स्तर को प्राप्त कर लेती हैं, तो पेनी प्लेन्स इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। इसे हम कहते हैं 6 नंबर पेनी प्लेन। नदियाँ निरंतर कटाव से अपने मूल रूप में आप कह सकते हैं, जब अपने आधार को प्राप्त कर लेती हैं कि उससे नीचे कटाव नहीं होगा। कैसे? कोई पहाड़ की नदी काटते काटते अपने आप को ज़मीन के बराबर कर ले, प्राप्त कर लेती हैं, तो इससे जो मैदान बनता है इसी को पेनी प्लेन कहते हैं। पेनी प्लेन। डायस्ट्रोफिक मैदान पर्वत निर्माण प्रक्रिया के दौरान भूसिंकलाइन के बाहरी किनारों में वलन के कारण मध्य भाग खुले रह जाते थे और कभी कभी वो मैदान के रूप में विकसित हो जाते थे। मतलब
During the mountain building process due to the folding in the outer margins of the geosynclines, the interior parts are left unbounded, unfolded. अब देखो देखो पढ़ देख लो भैया, ये भी डाया स्ट्रोफिक प्लेन्स आपको बताया गया था, अगर याद हो, कि जब पर्वत निर्माण होता है तो विभिन्न प्रकार से होता है। कभी परत वाला पर्वत निर्माण हो रहा है, तो ऐसे परत में निर्माण हो रहा, तो अगर हम कहें कि इसका जो ये उतार चढ़ाव है, इसमें ऐसे काफ़ी एरिया ऐसे खाली रह जाता है, दूर में हो रहा है। एक होता है अभिनति, ऊपर वाला, नीचे वाला अपनत। जो प्रभावित नहीं होता, बीच में छूट जाता है, उसी को हम कहा देते हैं डायास्ट्रोफिक मैदान। प्रमुख मैदान के बारे में भैया यही नॉर्मली हैं, जैसे नदियों का मैदान, जलोढ़ मैदान इम्पॉर्टेंट है, हिमानी नहीं, और लोएस्ट मैदान। आप हिमोड़ जलोढ़ लोएस्ट में ऐसे अंतर समझिएगा कि एक हवा से, एक पानी से, एक हिम से होता है। और कास्ट तो नाम से ही कहीं ना कहीं क्लियर है, लावा नाम से क्लियर है। पेनिप्लेन्स नदियाँ अपने आधार तल को जब प्राप्त कर लेती हैं तब। आइए चलिए भैया, अब आता है एक रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब सिंपल, रेगिस्तान नाम ही है, उपजाऊ जो नहीं है और शुष्क। यानी रेगिस्तान कैसे बन रहा है, जब, अरे बापू कहाँ चला गया, वह मृदा या क्षेत्र जहाँ, अब देखो समझना चाहिए कॉन्सेप्ट, रेगिस्तान क्यों बनेगा, जहाँ बरसड़ से अधिक वाष्पीकरण हो, वाष्पीकरण या कहें जल का दोहन हो, वहीं रेगिस्तान बन जाएगा भैया। यानी कि रेगिस्तान का नॉर्मली अगर डिफिनीशन कोई पूछे तो जल प्राप्ति कम, उपयोग ज़्यादा, तो लंबे समय में यही रेगिस्तान बन जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा, ये जो गुरुजी लोग आप पढ़ रहे हैं ये सब, ये होगा शुष्क, एरिड या सेमी एरिड या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। व्यापारिक पवनों को आप क्षेत्र में आप देखेंगे, महाद्वीपों में तो जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ में, तो अगर मैदानी भागों से गुजर रही हैं तो शुष्क हो जा रही हैं, तो इसीलिए महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे है रेगिस्तान। विपक्षी ने से पूछा था प्री में क्वेश्चन, तो आपको दिमाग लगाना है कि पवन शुष्क कब हो जा रही है, जब तट के किनारे है तो जल से युक्त है, पर क्योंकि जल को अपने साथ धड़ की हुई, आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा तो वर्षा कर देती है किनारे। इसीलिए हम व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में जब देखते हैं, जैसे भारत चाइना के पूर्व में रेगिस्तान नहीं है, लेकिन एशिया महाद्वीप के पश्चिम में देखिए सहारा कितना बड़ा, अफ्रीका में सहारा कितना बड़ा है, ईरान के एरिया में देखिए, भारत में देखिए राजस्थान, पूर्वी तट पे बहुत वर्षा हो रही है, पश्चिमी तट पे देखिए राजस्थान में रेगिस्तान सा है, क्योंकि चाइना से होकर के ट्रेवल करके आ रही हैं वो जो हमारी व्यापारिक पवनें, उनमें आर्द्रता नहीं है। तो निर्माण करने के बहुत सारे कारक हैं, ये अलग बात है। रेगिस्तान मुख्य रूप से आप जान ही रहे हैं कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा लेकिन हवा शुष्क होगी, टेम्परेचर का इन्वर्जन होगा, सामान्यतः टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम होता है, इन एरिया में ऊपर हो जाने पे ज़्यादा हो रहा हो, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा हो। डिजर्ट कम वर्षा का डेफिनेशन से देखें तो यहाँ 25 सेंटीमीटर प्रति ईयर से कम वर्षा हो, इसी ये रेगिस्तान के उस डिफरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे रेगिस्तान क्यों खाली हो रहे हैं। अब वर्गीकरण का देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजर्ट्स। एक तो भैया डिजर्ट्स खाने वाला है जो मैं मसूरी में जाना, एक तो ये है डिजर्ट्स। उपोष्ण कटिबंधीय
उपोष्ण कटिबंधीय। नाम पता चल रहा, नाम से ही सब ट्रॉपिकल। एक होता है ट्रॉपिकल 23.5 तक, कर्क रेखा तक। तो 15 से 30 उत्तर दक्षिण में जो पाएगा वायु एयर मास के हम कहें तो सर्कुलेशन पैटर्न के कारण। क्यों? क्योंकि भूमध्य पे अब देखो ये है आपकी पृथ्वी भैया, अरे ये क्या है क्या भैया, जैसे ये है पृथ्वी, ये है विषुवत, ये है कर्क, ये है कर्क, 23 डिग्री 35 60 ऐसे है। तो क्या होता है मुख्य तौर से यहाँ हवाएं मिलती हैं, ये देख रहे हो व्यापारिक पौने ऊपर गई जलधारा के रूप में यहाँ मिल रही हैं, और ये जो है ये चल रही है इधर को, फिर आपकी ध्रुवें चल रही हैं ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न इनका होता है। तो यहाँ अगर हम कहें ये जो क्षेत्र है 15 से 30 वाला रीजन, यहाँ हवाओं का नीचे उतरना होता है। अगर कहें प्रतिचक्रवातीय दशा, अगर कहें तो वर्षण नहीं होता है। हवा नीचे उतर रही है तो एक गर्म हवा भाई नीचे उतर रही है, तो हवा कैसी है, ये कैसा पहना गया यार, हवाओं का नीचे उतरना तो हवा गर्म है, प्रतिचक्रवातीय दशा। हम पढ़ेंगे वर्षण बारे में, आप देखेंगे तो वर्षण नहीं होता है, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, यानी 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध। सही शब्दों में कहें तो कर्क से ऊपर वाला जो रीजन है। तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा प्रकार क्या है, तटीय रेगिस्तान। आपको बताया ना, देखिए आ गया तटीय रेगिस्तान। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय रेगिस्तान के निर्माण में योगदान देती हैं। ठंडी महासागरीय धाराएं निर्माण में योगदान, अच्छा देखो बहुत कारण होता है जी। दूसरे भागों में कहें शुष्क पवनों का क्षेत्र हो। अच्छा ठंडी महासागरीय धाराएं कैसे योगदान दे रही हैं? सिंपल भाई, अगर गर्म महासागरीय धारा होगी तो वर्षण कराएगी, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठंड वाले वर्षा में सहायक नहीं होगी। इसीलिए अगर आप देखें तो अटलांटिक महासागर में आप कभी नज़र डालिएगा तो 35 से 35 उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप देखेंगे एक नीचे की तरफ है गिनी की धारा, ऊपर की तरफ है प्रशांत की जो धारा है, शायद कनारी है क्या, उसको हम धाराओं का जब चर्चा करेंगे देखेंगे। तो ये जाके टकराती है तो कैरिबियन सी की तरफ, ब्राज़ील की तरफ, उधर देखिए टकरा रही है, गर्म धाराएं उधर जा रही हैं, हवा के साथ में पौने धकेल दे रही हैं, तो इधर ठंडी धारा का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इधर मरुस्थल में है, इधर वर्षा कराने में सहायक ये नहीं हो रही हैं। तो ये तटीय रेगिस्तान हो गया। नंबर 3, ये तो आप जान ही रहे हैं, रैन शैडो। अरे भाई तिब्बत की तरफ देखिए तो एक तरीके से शुष्क मरुस्थल है, हिमालय के उस तरफ पर वर्षा नहीं हो रही है। तो पर्वत श्रृंखला के विपरीत हम कह सकते हैं, वर्षा आप रोक अपने तरफ करा लेती है, पर्वत श्रृंखला है। तो अगर हवाएं चली उस लेकर के आर्द्रता तो वर्षा अपनी तरफ करा लेगा। ये वृष्टि छाया इसे कहते हैं, वृष्टि छाया, रेन शैडो। पर्वत के विपरीत वर्षा नहीं होगा तो उनका निर्माण होगा। चौथे पे आंतरिक रेगिस्तान, महाद्वीपों के मध्य में, क्योंकि नमी वाली हवाएं नहीं पहुँचती, वही जो सब वही नाम है भाई, ये सब कोई पूछेगा नहीं। आंतरिक क्या बकवास लोग बना दिए। आंतरिक गर्म हवा के कारण, नमी नहीं है भाई इसीलिए बन रहा है। ठंडे रेगिस्तान, इनको तो आप लोग जान जाओगे। ठंडे रेगिस्तान, सोचो रेगिस्तान भी ठंडे होते हैं, यही है ना आपका, हम कहें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचाई पर, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी होते तो ऊंचे हाई एल्टीट्यूड पर।
पठारों या पहाड़ी क्षेत्र में, पठारों या पहाड़ी क्षेत्र में। आपको नाम दिया गया, नाम आप देख लीजिएगा। सहारा तो जाने उत्तर अफ्रीका, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, नाफूद सऊदी अरबिया, हमादा आप क्या करिए कालाहारी जैसे बोत्सवाना में है, गोबी मंगोलिया चीन में है, सोनोरान मरुस्थल यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे वहाँ है, करमो तुर्कमेनिस्तान। आप मैप से देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मैप से मैं सब रेगिस्तान याद किया था भाई। रेगिस्तान को मानचित्र पर ही देखें, जरूर उसी पर देखें, मानचित्र पर देखें उनकी स्थिति। अक्षांश, अक्षांश का कहने का मतलब कि कुछ सीरियल में कौन कौन से हैं, उत्तर दक्षिण, इस तरीके से देखें दिशागत ज्ञान के साथ में, अगर सीरियल से मिलाने को क्रम में आ जाएं। अक्षांश या देशांतरीय अवयी स्थिति, पूर्वी पश्चिमी, तो देश वहाँ कौन है, मोटे क्रम में महाद्वीप। तो आप मैप पे अच्छे से उसको देखिए। एक फिर आता है द्वीप और द्वीप समूह। द्वीप, ये सब याद करने वाला बात है भैया, जो रेगिस्तानी से पढ़ रहे हो आप। आज आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा क्योंकि इससे आपको याद होगा। द्वीप का मतलब उस दिन आपको मैं समझा दिया था, तो फिर समझाने का कोई मतलब नहीं है। जल से घिरा, सिंपल, चारों तरफ। तो द्वीप जो हो सकता है कहाँ, जल से घिरा है, नदी में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, समुद्र से भी घिरा हो सकता है, महासागर से घिरा हो सकता है। अब चलो एग्जाम्पलों को एक देख लो भैया। महासागर हवाई देख लो, प्रशांत में है। समुद्र में देखोगे तो अरब सागर में है, सोकोत्रा अरब में है। नदी में देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, असम, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये हो गया। झील में अभी मेरे को तो नहीं याद आ रहा है कोई झील में बना हुआ द्वीप। झील में छोटा सा टापू नुमा कुछ बन सकता है। अभी अगर देखा चाहो तो लोकटक झील में तो है, लेकिन वो द्वीप नहीं कह सकते, वहाँ तो तैरते हुए सब मकान है। तो बहुत ही प्रसिद्ध झील है। द्वीपों के समूह को द्वीपीय समूह कहा जाता है। अब इनका क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए, वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ये जो माजुली द्वीप है, सोकोत्रा पीसियस पूछा है, यमन का है, हवाई प्रशांत का है। वर्गीकरण आप देख लीजिए, एक तो होगा विवर्तनिक द्वीप समूह, टेक्टोनिक नंबर 1, विवर्तनिक या टेक्टोनिक, आइसलैंड। भाई वही से जैसे बड़े बड़े पर्वत बन गए इस पहाड़ी क्षेत्र में, से प्लेटों का टकराव हुआ तो बहुत जगह भूमि धसी, लेकिन समुद्र क्षेत्र में भी भूमि उठी हुई है, तो वहाँ निर्माण हो रहा है। अगर देखेंगे टेक्टोनिक में तो ये वाला एरिया आएगा, हम कहें पूर्वी जो साउथ एशिया है या दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ये सब टेक्टोनिक ही हैं। कौन कौन से, फिलीपींस, हाँ देख रहे हो, इंडोनेशिया, ये सब जो हैं इत्यादि, वही है टेक्टोनिक द्वीप। नंबर 2 ज्वालामुखी द्वीप, यस। जैसे आप ज्वालामुखी पर्वत पढ़ रहे थे, वही पर्वत सतह के ऊपर आ गया, द्वीप बन गया, सिंपल। ज्वालामुखी तो लावा से, लावा जमा और जब सतह के बाहर दिखने लगे, सतह के बाहर दिखे, वो हो गया ज्वालामुखी द्वीप। ऐसे ही नरम चट्टानें नष्ट हो जा रही हैं, चट्टानें पानी से गिर गिरी हुई हैं, तो द्वीप के निक्षेपण से भी बनता है, अवसादों के निक्षेपण से, निक्षेपण से भी अवसादों के द्वीप बनता है, डिपोजिशनल द्वीप कहते हैं। कोरल आइलैंड फेमस भाई, कोरल आइसलैंड, मूंगा द्वीप,
तो देख ही रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के किनारे। तो मोगो के मरने से जो द्वीप का निर्माण हो रहा, काफ़ी इसमें नाम दिया गया, आप याद देख लीजिएगा। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया का, हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड अंटार्कटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड यार अंटार्कटिक, आर्कटिक है, अंटार्कटिक गलत लिखा है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत, यस। बोर्नियो हिंद में। मेडागास्कर हिंद में, आपको दिखाया था। बाफिन द्वीप कनाडा में है, उत्तरी का आर्कटिक में। सुमात्रा इंडोनेशिया में है। होन्शु जापान वाला, जापान वालों का एक क्रम आप लोगों को तो याद ही होगा। जापान भी द्वीपीय देश है। जापान एक द्वीपीय देश है। तो उसको ये चार हैं, 1 2 3 4। तो ये बाबू हैं क्यूशु, ये हैं सुकोकू, ये हैं होन्शु, ये हैं होकाइडो। ये इसके चार हैं, क्यूशु, सुकोकू, होन्शु, होकंडे। होकंडे नहीं, क्यूशु, सुकोकू, होन्शु, होकाइडो। तो इस जापान के हैं 4 द्वीप। जापान द्वीपीय देश है। तो आप इनको अच्छे से आप द्वीपों को एक बार देख लीजिएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे भी आते हैं दुनिया में जो इंडिपेंडेंट नहीं है। रीजन टेरिटरी वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है। कंट्री होने के लिए देखो यूपीएससी ने डिफिनेशन ही पूछा था। वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, उनका एक परिभाषित क्षेत्र हो, वहाँ पर लोगों का अधिवास हो। इसलिए दुनिया में बहुत जगह लोग निवास नहीं करते हैं, इसीलिए उन क्षेत्रों को कहा जाता है आश्रित क्षेत्र या डिपेंडेंट टेरिटरी। कल आप अगर देखे हों, जब हम एक उस पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कैसे रियूनियन द्वीप फ्रांस का है अरब महासागर, वो अपने हिंद महासागर में। तो इस तरीके से बहुत हैं। रॉस आइलैंड, क्रिसमस, कोकोस, सांता क्रूज, कैटलोनिया, प्यूर्टो रिको, अमेरिकन सामो, बहुत देखेंगे आप। दक्षिण अमेरिका में एक देश फ्रेंच गुयाना जो हो, देखिए खुद ही डिपेंडेंट टेरिटरी कहते हैं। यानी कि जो किसी देश जिसका संप्रभुता नहीं है, मतलब कि डज नॉट पोजेज फुल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। और हम कर सकते हैं सॉवरेनिटी, यही की अब इनको फुलफिल करना है, तो इसीलिए आउटसाइड स्टेट का कंट्रोल है। कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड स्टेट पॉलिटिकली। ताइवान वाला मुद्दा देखो कैसे चल रहा है। तो ये हो गया। अब पढ़ लीजिएगा मडीरा द्वीप से लेकर के, देखिए आपके पीसीएस में पूछा है, मडीरा पुर्तगाल का है। तो आप ध्यान से एक बार जरूर देखिएगा। फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच गुयाना फ्रांस का है। तो इन देशों को एक बार लिस्ट को आप एक बार प्रयास करें, महत्वपूर्ण को याद रखने का प्रयास करें। इसमें मानचित्र का जरूर सहारा लें, मानचित्र का सहारा लें। मैं लिख देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। रियूनियन द्वीप फ्रांस का है। फ्रेंच गुयाना देखो देश है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ से वो लॉन्च करते हैं वो लोग सैटेलाइट, फ्रांस का है। फ्रेंच पोलिनेशिया है। प्यूर्टो रिको आप देखोगे, प्यूर्टो रिको कैरेबियन सागर में, प्यूर्टो रिको यूएसए का है। कैटालोनिया स्पेन का है। मडीरा पुर्तगाल का है। सेंट हेलेना यूनाइटेड किंगडम इनका है। ऐसा देखिएगा। फॉकलैंड देखिए कितना चर्चित है, फॉकलैंड। चलिए अर्जेंटीना के नीचे फॉकलैंड यूके का है भाई। रॉस आइलैंड न्यूजीलैंड का है।
चैतन्या रसिया का है, तो ये आप नज़र एक बार डाल लीजिएगा। कोई समस्या होगा ज़रूर संपर्क करें। जय हिंद। थैंक यू।